हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आइए, कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि आज की डेट में हम मारवाड़ शैली के बारे में पढ़ेंगे। मारवाड़ शैली को ही जोधपुर शैली के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली के बारे में। देखिए, मारवाड़ शैली राजस्थान की दूसरी प्रमुख उपशैली है। इसके पहले हम लोगों ने राजस्थान की उपशैली मेवाड़ शैली को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आज हम राजस्थान शैली की दूसरी उपशैली मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट है मारवाड़ शैली की जो वो थी उपशैलियाँ थीं, उनको याद करने का एक ट्रिक मैंने आपको बताया है, जोबिका आने। देखिए, जो से हो जाएगा जोधपुर आपका, वी से हो जाएगा बीकानेर, का से किशनगढ़, आ से अजमेर, ने से नागौर। ये मारवाड़ शैली की 5 प्रमुख उपशैलियाँ हैं। इनको याद करने का ये जोबिका आने एक ट्रिक है। आप दिमाग में इसको याद करने के लिए रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप इस ट्रिक से याद करिए, आप सब किसी किसी को ऐसे ही याद होंगी ये शैलियाँ। अब देखते हैं, मारवाड़ क्षेत्र जो था, राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र जो था, उसकी राजधानी जोधपुर थी। इसीलिए इसको जोधपुर शैली भी कहा जाता है। मारवाड़ शैली को जोधपुर शैली भी कहा जा सकता है। तो मारवाड़ क्षेत्र की राजधानी जोधपुर हो गई और इसकी 5 प्रमुख उपशैलियाँ हो गई जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर। ये मारवाड़ शैली की उपशैलियाँ हैं। अब देखते हैं मारवाड़ शैली के अन्य नाम क्या हैं और किस किस नाम से इसको जाना जाता है। तो मरुस्थल कहा जाता है, मरु प्रदेश कहा जाता है, मरुमंडल कहा जाता है और बालुका प्रदेश कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र जो है वो रेतीला है, वहाँ पर रेगिस्तान है, इसीलिए इसको मरु का मतलब ही होता है रेगिस्तान। जो ये आगे मरु लगा है इसका मतलब रेगिस्तान है। बालू कहाँ रहेगा, रेगिस्तान में ही तो रहेगा। तो इसीलिए इसको इन नामों से जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान का जो है क्षेत्र है थोड़ा बहुत। अब देखते हैं इसकी स्थापना। जो स्थापना लिखा है, ये जोधपुर की स्थापना लिखी हुई है। जोधपुर की स्थापना जो है राव जोधा जी द्वारा की गई थी, इसीलिए इन्हीं के नाम पर उस जगह का नाम जोधपुर पड़ गया। राव जोधा जी के द्वारा जोधपुर नामक नगर की स्थापना की गई और उन्हीं के नाम पर उस जगह का नाम जोधपुर पड़ा। और जोधपुर की स्थापना कब की गई? कहीं कहीं 1458 लिखा मिलता है और कहीं कहीं 1459। अब इसका आंसर आप अपने एग्ज़ाम में जो ऑप्शंस रहेंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आपके ऑप्शन में 1458 है तो 1458 टिक कर देंगे, अगर 1459 है तो 1459 टिक कर देंगे। तो ये हो गई जोधपुर की स्थापना। अब देखते हैं प्रारंभिक चित्रावशेष प्रतिहार कालीन ओद नियुक्त वृत्त 1060 ईस्वी में मिलते हैं। जो जोधपुर शैली के चित्रावशेष हैं, यानी कि चित्रावशेष का ये मतलब है कि जो चित्र बचे हुए जो चित्र प्राप्त हुए हैं प्रारंभिक आरंभ में ही जो चित्रावशेष जोधपुर शैली के प्राप्त हुए हैं वो प्रतिहार कालीन चित्र है। प्रतिहार एक वंश था, उसके समय के चित्र हैं। और उस किस में मिलते हैं, इसका साक्ष्य किस में मिलता है? ओद नियुक्त वृत्ति, ये पुस्तक का नाम है, इसी में इसका साक्ष्य मिलता है कि ये प्रारंभिक जोधपुर शैली का चित्र है। ओद नियुक्त वृत्ति जो कि 1060 ईस्वी में मिलते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। अब अगला पॉइंट अगर देखें तो मारवाड़ शैली का स्वतंत्र रूप से उदय महाराजा अजीत सिंह के राज्य से होता है। मारवाड़ शैली का स्वतंत्र रूप से उदय महाराजा अजीत सिंह के राज्य से होता है। अब इसका मतलब ये है कि अभी तक जो शैली आ रही थी राजस्थान शैली में, उसमें मेवाड़ शैली होती है, फिर उसके बाद मारवाड़ शैली आती है। मारवाड़ शैली स्वतंत्र यानी कि प्योरली, अगर इसको प्योरली का मतलब शुद्ध रूप से अगर इसको मारवाड़ कहा जाए तो कब कहा जाने लगता है कि ये मारवाड़ शैली है? महाराजा अजीत सिंह के। महाराजा अजीत सिंह के समय से पहले जो है मारवाड़ शैली में किसी अन्य शैलियों का भी मिश्रण होता था। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब महाराजा अजीत सिंह का शासनकाल आता है उस समय इसको स्वतंत्र रूप से कहा जाने लगता है कि ये जो चित्र है ये मारवाड़ शैली का है। ये महाराजा अजीत सिंह जो थे, इनके समय में इनको जो है घोड़े पे बैठते हुए दर्शाया गया है, चित्रित किया गया है। महाराजा अजीत सिंह जो कि जोधपुर शैली के या मारवाड़ शैली के शासक थे, इनके समय में इनको घोड़े की सवारी करते हुए चित्रित किया गया है। एक पॉइंट आप लोग यहाँ नोट कर लीजिएगा। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में
इनको महाराजा अजय सिंह को घोड़े की सवारी करते हुए चित्रित किया गया है। और इन्हीं के समय में मारवाड़ शैली का स्वतंत्र रूप से उदय होता है, यानी कि इसके पहले मारवाड़ शैली में किसी अन्य शैलियों का थोड़ा बहुत अंश रहता था, यानी कि मिश्रण रहता था। अब देखते हैं कला का संरक्षण। कला का संरक्षण से ये तात्पर्य है कि ये जो मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली है, इस शैली को किन किन राजाओं ने संरक्षण दिया, अपने यहाँ जगह दी। अब देखते हैं सबसे पहले ऐसे शासक कौन से हैं? सूर्य सिंह। सूर्य सिंह ने जोधपुर शैली की आधारशिला रखी। देखिए, इन्होंने जोधपुर शैली की आधारशिला रखी। इनके समय में रसिक प्रिया, भागवत पुराण, ढोला मारू का चित्रण हुआ। देखिए, कल की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि राजस्थान शैली पोथी चित्रों पर आधारित थी। अब आपको समझ आ रहा होगा कि पोथी चित्रों का क्या मतलब है। ये रसिक प्रिया, भागवत पुराण, ढोला मारू, ये सभी ग्रंथ हैं। इनमें जो चित्र बनाए गए हैं या इन किताबों के जो भाव हैं, जो इन किताबों में जो चीज़ें बताई गई हैं, उन पर आधारित जो चित्रण किया जाता था वो राजस्थान शैली की मुख्य विषय होते थे। इसीलिए कहा गया है कि राजस्थान शैली पोथी विषयों का चित्रण करता था। राजस्थान शैली में पोथी विषयों का चित्रण अधिक होता है। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने मेवाड़ शैली में भी पोथी आधारित चित्रों को पढ़ा। आज हम लोग मारवाड़ शैली में भी वही चीज़ पढ़ रहे हैं। रसिक प्रिया, भागवत पुराण, ढोला मारू का चित्रण हुआ सूर्य सिंह के समय में। और इन्होंने जोधपुर शैली की आधारशिला भी रखी। जोधपुर शैली की आधारशिला रखी। रसिक प्रिया, भागवत पुराण, ढोला मारू का चित्रण हुआ इनके समय में। अब अगले शासक हैं जसवंत सिंह। इनके समय में क्या होता है? रामायण, कृष्णलीला, ढोला मारू एवं प्रहलाद चरित का चित्रण होता है। इनके समय में भी देखिए पोथी आधारित चित्रण ही हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ढोला मारू यहाँ भी है, ढोला मारू यहाँ भी है, और इसके पिछले वीडियो में भी मेवाड़ शैली में भी ढोला मारू के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका ये मतलब है ये सारी किताबें हैं, ग्रंथ हैं, और ज़रूरी नहीं कि उसमें अगर एक शासक के साथ हम उसका नाम ले रहे हैं कि ढोला मारू का चित्रण सूर्य सिंह के समय हुआ या जसवंत सिंह के समय हुआ, तो ज़रूरी नहीं है एक ही बार में ढोला मारू के सारे चित्र बना दिए गए। ढोला मारू जो बुक है उसमें सभी राजाओं के समय में थोड़े थोड़े चित्र, अलग अलग चित्र बनाए गए, इसीलिए कई राजाओं के साथ ढोला मारू का नाम जुड़ रहा है। और आपको अगर याद हो, कल की वीडियो में मैंने बताया भी था, ढोला मारू जो है इस ग्रंथ में चित्रों की शुरुआत मेवाड़ शैली में होता है। आपको याद होगा ही, ढोला मारू जो ग्रंथ था, ढोला एक राजा था, आप कह सकते हैं राजकुमार था, और मारू एक राजकुमारी थी। इन दोनों की प्रेम कथाओं पर आधारित है ये ढोला मारू ग्रंथ। और इसमें जो चित्रण का कार्य शुरू हुआ वो मेवाड़ शैली से शुरू होता है, लेकिन इस ढोला मारू ग्रंथ में सर्वाधिक चित्रण यानी कि बहुत ज़्यादा चित्र बनाए गए वो मारवाड़ शैली में बनाए गए। इन दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। शुरुआत मेवाड़ शैली में होता है ढोला मारू में कि चित्रों को बनाने की, और सर्वाधिक चित्र जब बनाए जाते हैं वो मारवाड़ शैली में बनाए जाते हैं। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अगले शासक भीम सिंह हैं। अगले शासक कौन है? मारवाड़ शैली या जोधपुर के अगले शासक हैं भीम सिंह, जिन्होंने मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली को अपने यहाँ संरक्षण दिया। इनके समय का एक ही पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, दशहरा दरबार। इनके समय का सबसे प्रसिद्ध चित्र है दशहरा दरबार। ये आप लोग याद रखिएगा। ऐसे पूछ सकता है कि दशहरा दरबार किस शैली के अंतर्गत चित्रित किया गया, तो आप मारवाड़ या जोधपुर शैली को याद रखेंगे। और ये भी पूछ सकता है ये किस शासक के अंतर्गत चित्रित किया गया, किसके समय में, किसके शासनकाल में, तो भीम सिंह के शासनकाल में दशहरा दरबार चित्रण किया गया। अब अगले शासक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखिए जैसे कि मेवाड़ शैली में राणा कुंभा इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही मारवाड़ शैली में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मान सिंह हैं, राजा मान सिंह। इनसे ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखते हैं, राजा मान सिंह के समय में जोधपुर शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। अभी तक इसके पहले वाले अगर आप पॉइंट में देखिए, यहाँ पर ये सूर्य सिंह शासक हैं, इनके समय में जोधपुर शैली का आधारशिला रखी जा रही है सूर्य सिंह के समय में। और ये जोधपुर शैली चरमोत्कर्ष पर कब पहुंच रही है? राजा मान सिंह के समय में। अभी देखिए यहाँ पर आधारशिला का मतलब हो रहा है ये है कि यहाँ से जोधपुर शैली की शुरुआत हो रही है इनके समय में, सूर्य सिंह के समय में। और चरमोत्कर्ष का मतलब ये है कि ये जो जोधपुर शैली है ये अपनी चरम अवस्था पर है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा चित्रण कार्य किए जा रहे हैं।
और ये चरमोत्कर्ष किसके समय में हो रहा है? महाराजा मान सिंह के समय में। ऐसे ही आप चीज़ों को अंतर कर करके पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना क्लोज ऑप्शंस होते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होती है। यहाँ आधारशिला है सूर्य सिंह के समय और मान सिंह के समय जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष है। महाराजा मान सिंह जो थे वो स्वयं महान कला प्रेमी थे। ये खुद एक कला प्रेमी शासक था, इसीलिए बहुत ज़्यादा संरक्षण देते हैं कलाकारों को अपने दरबार में। ये बहुत ज़्यादा संरक्षण देते हैं क्योंकि ये स्वयं महान कला प्रेमी थे। और देखिए इनकी जो है नाथ संप्रदाय में आस्था थी। नाथ संप्रदाय में आस्था के कारण नाथ संप्रदाय में बड़ी संख्या में पुस्तकें लिखी गई। इनकी जो है नाथ संप्रदाय में आस्था होने के कारण इन्हीं के समय में नाथ संप्रदाय में बड़ी संख्या में पुस्तकें लिखी गई। ऐसी कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए सेवक दौलत राम ने जो है जलंधर नाथ जी के गुण नामक एक पुस्तक लिखी, जलंधर नाथ जी के गुण। और दूसरी पुस्तक है परिचय प्रकाश, जिसको जो है सेवक दौलत राम ने इन दोनों पुस्तकों को लिखा। और ये किस पर आधारित है? नाथ संप्रदाय पर आधारित है। और किसके समय में लिखी गई? महाराजा मान सिंह के समय में लिखी। और क्यों लिखी गई? क्योंकि राजा मान सिंह नाथ संप्रदाय में बहुत आस्था रखता था, इसीलिए उसके समय में नाथ संप्रदाय से जुड़ी हुई या संबंधित अधिक पुस्तकें लिखी गई। और अन्य पुस्तकों को अगर देखें तो नाथ संप्रदाय से, तो देखिए दूसरे राइटर हैं अभयचंद। यहाँ सेवक दौलत राम ने ये 2 पुस्तकें लिखी और दूसरे राइटर हैं अभयचंद, इन्होंने नाथ चंद्रिका लिखी। और तीसरे राइटर हैं तारकनाथ, इन्होंने पोथियों की महिमा लिखी। ये भी नाथ संप्रदाय से संबंधित पुस्तक ही है। पोथियों की महिमा हो गया, नाथ चंद्रिका हो गया। ये देखिए पोथियों की महिमा, नाथ चंद्रिका, जलंधर नाथ जी के गुण, परिचय प्रकाश। ये 4-5 पुस्तकों को आप लोग याद रखिए। पूछा जा सकता है इनके राइटर के बारे में, पूछा जाता है किस पर आधारित पुस्तकें हैं वो पूछा जा सकता है, और किसके समय में लिखी गई ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपके पास 3 प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। अब अगला पॉइंट अगर देखें तो कर्नल टाड को मारवाड़ इतिहास लिखने में मदद की। राजा मान सिंह जी ने कर्नल टाड, अब इनके बारे में आपको याद है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने जो है 1948 ईस्वी में राजपुताना क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में वो। और इन्होंने मारवाड़ का इतिहास लिखा, और इसको लिखने में मदद किसने की? राजा मान सिंह जी ने। मारवाड़ का इतिहास लिखने में कर्नल टाड की मदद राजा मान सिंह जी ने की। और राजा मान सिंह जी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि भी किया इन्होंने। राजा मान सिंह जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। राजा मान सिंह के समय के प्रमुख चित्रकारों के बारे में अगर पढ़ें तो राजा मान सिंह के दरबार में अमर भाटी, दाना भाटी, शंकर दास, माधव दास, राम सिंह भाटी इत्यादि चित्रकार थे। आपके मारवाड़ शैली में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शासक जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है वो राजा मान सिंह हैं। और मेवाड़ शैली में राणा कुंभा हैं, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। इन दोनों को आप लोग बहुत डिटेल में और बहुत ध्यान से पढ़िए। इम्पॉर्टेंट तो जैसे कोई फेमस चीज़ किसी शासक के शासनकाल में हो रही तो वो पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसको तो मैंने लिखवा दिया वन लाइनर के रूप में। लेकिन कुछ शासक जो बहुत इंपॉर्टेंट उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ राजा मान सिंह के समय में प्रमुख चित्रकार इतने ढेर सारे चित्रकार थे, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि क्यों कहा जा रहा है जोधपुर शैली मान सिंह के समय अपनी चरमोत्कर्ष पर थी। अब आप सोचिए इतने ज़्यादा चित्रकार इनके समय में, अकेले ही इतने ज़्यादा चित्रकार हैं, तो ढेर सारे चित्रकार हैं तो ढेर सारी चित्रकारी भी तो होगी। इसीलिए जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष राजा मान सिंह के समय में होता है। एक बार चित्रकारों को रिपीट कर लेते हैं। राजा मान सिंह के समय के प्रमुख चित्रकार हो गए अमर भाटी, दाना भाटी, शंकर दास, माधव दास, राम सिंह भाटी इत्यादि। अब राजा मान सिंह के समय के प्रमुख चित्र अगर देखें, राजा मान सिंह के समय के प्रमुख चित्र हो गया ढोला मारू, शिव पुराण, नाथ चरित्र, दुर्गा चरित्र, पंचतंत्र, रागमाला और कामसूत्र पर विस्तृत चित्रण हुआ। अब सोचिए विस्तृत चित्रण का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो लिखी गई हैं किताबें, इन पर इसके पहले भी चित्रण शुरू हो गया था, यानी कि हो रहा था। लेकिन राजा मान सिंह के समय में क्या होता है, इन पुस्तकों या इन ग्रंथों पर विस्तृत यानी बहुत ज़्यादा चित्रण होता है।
कौन कौन सी पुस्तकें हैं? ढोला मारू। अब आपको ढोला मारू के बारे में बहुत ज़्यादा बता दिया है। अब देखिए शिव पुराण, नाथ चरित्र, दुर्गा चरित्र, पंचतंत्र, रागमाला और कामसूत्र पर विस्तृत चित्रण हुआ। विस्तृत चित्रण का मतलब आपको समझ आ गया होगा, यानी कि इसके पहले इन ग्रंथों पर चित्रण हो रहा था, लेकिन राजा मान सिंह के समय में इतना संरक्षण मिलता है मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली के कलाकारों को, वो लोग इन पुस्तकों पे बहुत अधिक चित्रण करते हैं। उसी को कहा जा रहा है विस्तृत चित्रण। अब मान सिंह के अंतापुर के चित्र देखिए मान सिंह के समय के दो प्रमुख टाइप, मतलब दो अलग अलग प्रकार के चित्र हो गए। एक ग्रंथों पर आधारित चित्र था, ये जो है ये ऊपर जो लिखा है ग्रीन कलर से, ये ग्रंथों पर आधारित चित्र था मान सिंह के समय का। और दूसरा टाइप्स ये है कि ये अंतापुर के चित्र थे। अंतापुर का मतलब महल होता है, जो राजा का महल था उसके अंदर की भी चित्रकारी राजा मान सिंह के समय में हुई। अब देखिए कौन सी चित्रकारी होती है राजा मान सिंह के महल के अंदर। अंतापुर की महिलाओं के साथ स्नान करते हुए राजा मान सिंह को जो है, अंतापुर का मतलब है महल, महल की महिलाओं, या आप अंतापुर कह सकते हैं, आप महल कह सकते हैं। अंतापुर की महिलाओं के साथ स्नान करते हुए, तैरते एवं झूलते हुए मान सिंह को चित्रित किया गया है। देखिए स्नान करते हुए, तैरते हुए, झूलते हुए चित्रित किया गया है अंतापुर की महिलाओं के साथ। अब अगले शासक हैं मारवाड़ या जोधपुर के शैली के अगले शासक हैं तख्त सिंह आप कह सकते हैं, तख्त सिंह। अब देखते हैं इनके समय में क्या हुआ। इनके समय का एक प्रमुख चित्रकार था शिवदास। इसके द्वारा बनाया गया एक तिथि युक्त चित्र था, जिसको इसने जो है 1816 ईस्वी में बनाया था। स्त्री को हुक्का पीते हुए दिखाया है, ऐसा चित्र इसने बनाया है। ये इतना यूनिक लग रहा है क्योंकि अधिकतर ये सोचा जाता है कि पुरुष ही हुक्का पीते हैं, लेकिन इस चित्र में जो है स्त्री को हुक्का पीते हुए दिखाया गया है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। इससे आपके पास 2 से 3 पॉइंट बन रहे हैं। पहला ये है किसके समय में स्त्री को हुक्का पीते हुए चित्रित किया गया, तख्त सिंह के। और दूसरा है स्त्री को हुक्का पीते हुए चित्रण जो है किस शैली का चित्र है, तो मारवाड़ या जोधपुर शैली हो सकता है। आपके ऑप्शन में मारवाड़ या जोधपुर ना लिख के डायरेक्ट राजस्थानी ही लिख दे, तो आप राजस्थानी शैली की ही तो उपशैलियाँ हैं मारवाड़ या जोधपुर, तो आप इसका आंसर राजस्थानी शैली भी कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये बन सकता है इसको किसने चित्रित किया, तो इसको किसने चित्रित किया, शिवदास ने। तो देखिए एक ही पॉइंट से आपके पास कितने ज़्यादा पॉइंट बन जाते हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए शिवदास द्वारा स्त्री को हुक्का पीते हुए 1816 ईस्वी में चित्रित किया गया राजा तख्त सिंह के समय में। अब देखते हैं और इसके समय में और कौन कौन सी चित्रकारी होती है। चौपड़ खेलते हुए, पोलो खेलते, शासक का, ये शासक जो हैं वो चौपड़ खेल रहे हैं, पोलो खेल रहे हैं, वह महारानी के हाथों मद्यपान करते हुए चित्रण किया गया। अब देखिए यहाँ पर स्त्रियाँ खुद ही इनके समय में हुक्का पी रही हैं, तो और राजा को ये मद्यपान का मतलब शराब भी दे रही हैं। तो आप ऐसे दोनों को लिंक कर सकते हैं और कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। तख्त सिंह के समय में ही ऐसी चीज़ें हुई थी, मनोरंजन ज़्यादा हुआ था देखा जाए तो। अब मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली की विशेषताओं में अगर देखें तो इस समय की महिलाओं को जो है टोपी पहने हुए दिखाया गया है। आपको याद है मेवाड़ शैली में कैसे स्त्रियों को कैसे कपड़े पहनाए गए थे, ट्रांसपेरेंस चूनर उड़ाया गया था। अगर आपको याद आ रहा हो तो पारदर्शी चुनरी उड़ाई जाती थी, जिससे उनका पूरा फेस दिखता भी था। लेकिन इसमें मारवाड़ शैली की विशेषता यही देखिए, खास विशेषता, इसीलिए इन शैलियों को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, नहीं तो एक ही में ना पढ़ लेते राजस्थान शैली में ही। यही तो विशेषताओं की अपनी अपनी खास विशेषताओं की वजह से ही तो ये अलग हुई है। अब देखिए यहाँ पर स्त्रियों को टोपी पहने हुए दिखाया गया है मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली की महिलाओं को, और कबूतर उड़ाते हुए दिखाया गया है। ये महिलाएं जो है कबूतर उड़ा रही हैं या अपने सर पे टोपी पहनी हुई हैं। ऐसी स्त्रियों का निर्माण यहाँ पर किया गया है। और पुरुषों को कैसे बनाया गया है, मेवाड़ शैली में तो पुरुषों को नाटा और छोटा बनाया गया था, लेकिन मारवाड़ शैली में चेहरे पर शौर्य छटा दिखाई दे रही है। पुरुषों के चेहरे पर शौर्य छटा दिखाई दे रही है, और पुरुषों की आंखें जो बड़ी आंखें हैं, लेकिन मेवाड़ शैली में महिलाओं की आंखें बड़ी थी जो कि मीन के समान थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो। अब देखिए पुरुषों के चेहरे पर शौर्य छटा दिखाई दे रही है, बड़ी आंखें हैं, लंबी मूछें हैं। ये जो इनकी मूछें थी, जोधपुर शैली के जो पुरुष बनाए गए हैं उनकी जो मूछें थी इतनी लंबी थी ना कि वो कान पर रख लेते थे मूछों को अपने, और घनी दाढ़ी,
दिखाई गई है। पुरुषों की घनी दाढ़ी दिखाई गई है, बड़ी आंख दिखाई गई, लंबी मूछें दिखाई गई हैं और चेहरे पर एक आभा मंडल, शौर्य का मतलब चमक या आभा कह सकते हैं आप, चेहरे पर शौर्य छटा दिखाई गई है। और जो ये पगड़ियाँ पहने हैं ये शिखाराकार अलंकृत में बनाई गई है, अलंकरण में बनाई गई। शिखाराकार का मतलब ये बहुत शिखर नुमा, मतलब बहुत ऊंचा करके बनाई गई हैं। अब देखें रंग कैसा प्रयोग होता था यहाँ पर मारवाड़ शैली में। मारवाड़ शैली में रंग जो है मेवाड़ शैली की भांति ही लाल पीले रंगों का बाहुल्य, बाहुल्य का मतलब अधिकता। यहाँ पर भी लाल और पीला रंग ज़्यादातर प्रयोग होता था। लेकिन देखिए यहाँ पर एक अलग चीज़ है, यहाँ पर हंसिये जो है पीले रंग के बनाए गए हैं, लेकिन मेवाड़ शैली में आपको याद है मेवाड़ शैली में हंसिये लाल रंग के बनाए जाते थे। यहाँ हंसिये जो है पीले रंग के बनाए गए हैं, ये चीज़ कॉमन है। अधिकता रंगों की लाल पीले यहाँ भी है, मेवाड़ शैली में भी लाल पीले रंगों की अधिकता थी। और जो भाव अगर देखा जाए, जो चित्र बनाए गए वो किस भाव पर आधारित है मारवाड़ शैली के, तो देखिए प्रेमाख्यानों, प्रेमाख्यान का मतलब प्रेम संबंधी, जहाँ नायक नायिका की बात हो रही वहाँ प्रेम संबंधी बात ही तो होगी। प्रेमाख्यानों के नायक नायिका की भाव भंगिमा दिखाई गई है, 12 मासा पर आधारित भाव है। अंतःपुर का चित्रण इसमें किया गया, अंतःपुर का मतलब महल का चित्रण इसमें किया गया है। अब प्रकृति देखें, प्रकृति को किस रूप में दिखाया गया है, तो इसमें देखें अगर वृक्ष में कोई चित्रकारी की गई, वृक्ष की चित्रकारी की गई है अगर, तो आम का जो वृक्ष है वो सर्वाधिक चित्रित किया गया है। मारवाड़ शैली में आम के पेड़ों को सर्वाधिक चित्रित किया गया है। पशु में सर्वाधिक चित्रण हुआ है ऊँट का, घोड़ा का, हिरण का व श्वान, श्वान का। श्वान का मतलब हंस होता है, हंस। आप अगर हो सकता है ये संस्कृत लिखा है, श्वान का मतलब हंस होता है हिंदी में। अगर आपके एग्जाम में श्वान ना लिख के हंस ही लिख दे तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर लिख लीजिए श्वान का मतलब हंस होता है। पशुओं में सर्वाधिक चित्रण ऊँट, घोड़ा, हिरण, श्वान। और वृक्ष में आम का। पक्षी में खंजन, खंजन नाम का कोई पक्षी रहा होगा, खंजन का चित्रण अधिक हुआ है पक्षी में। ये हो गया नेचर की बात। अब देखते हैं प्रमुख चित्रकार। मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं। अमरदास हैं, शिवदास हैं, माधोदास हैं, राम सिंह हैं, डालचंद्र हैं, गोपी कुम्हार हैं, फतह मोहम्मद हैं, बीर जी हैं, जीतमल हैं, काला हैं, रामू हैं, नारायण नदा हैं, नारायण नदा हैं। एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं। ये सब चित्रकारों को आपको खुद से अपनी मेहनत करनी पड़ेगी याद करने में, ऐसे ही एक बार में याद नहीं होगा। जब तक आप इनको लिख लिख कर याद नहीं करें, कम से कम 4 से 5 बार जब लिखेंगे कॉपी में, तभी आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठेंगी और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में। देखते हैं मारवाड़ या जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकारों को एक बार फिर से। अमरदास हो गए, शिवदास हो गए, माधोदास, राम सिंह, डालचंद, गोपी कुम्हार, फतह मोहम्मद, वीर जी, जीतमल, काला, रामू, नारायणदा इत्यादि। आगे की पॉइंट अगर देखें, अब देखते हैं जोधपुर शैली के प्रमुख चित्र। इसके पहले हम लोग चित्रकार को देखें, अब प्रमुख चित्र को देख लेते हैं। ऐसे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ना कि 4 चित्रकारों के नाम दे दिया और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा चित्रकार जोधपुर शैली का नहीं है, या फिर 4 चित्रकारों के नाम दे के पूछ लेगा इनमें से कौन सा चित्रकार जोधपुर शैली का है। इसीलिए इकट्ठे आपको लिखवा दे रहे हैं सभी शैलियों में प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्र उस शैली के कौन कौन से हैं, आपको एक ही जगह लिखवा दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखते हैं जोधपुर शैली के प्रमुख चित्र। प्रमुख चित्र में देखते हैं केश सवारती नायिका, पहला चित्र हो गया। दूसरा है दशहरा दरबार। तीसरा है गुजरी रागनी, गुजरी रागनी। तीसरा है स्त्री हुक्का पीते हुए, आपको याद है तख्त सिंह के समय में ये बनाया गया है, स्त्री हुक्का पीते हुए। अगला चित्र है डाल पकड़कर झूलती स्त्री। अगला चित्र कबूतर उड़ाती स्त्रियां। अगला चित्र है दरबारी दृश्य। अगला चित्र है संगीत का आनंद लेते हुए। अगला चित्र कौन सा है, संगीत का आनंद लेते हुए। अगला चित्र है पाबूजी, हरबूजी, डूंगजी। ये तीनों फड़ चित्र हैं, फड़ चित्र। पाबूजी, हडबूजी, डूंगजी इत्यादि। इन चित्रों को आप लोग खुद से मेहनत करके याद करिए। अब आगे देखें, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हर पॉइंट बार बार रिपीट करेंगे। अब आगे देखते हैं प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक जिनका जिक्र हुआ है। प्रमुख पुस्तकों में अगर देखें, देखिए
पहले लेखक हो गए आपके हेम कवि। इनकी पुस्तक है गुड़ भाषा, जो कि डिंगल भाषा में, डिंगल पिंगल भाषा में है। ये डिंगल पिंगल लोक भाषा थी। लोक का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। देखिए आप जो है, ये जो टीजीटी आर्ट का सिलेबस है, आपको पूरा सिलेबस, जब जैसे कि राजस्थानी शैली है, आप किसी एक शैली को स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ सकते कि हमारा ये वाला पोर्शन तैयार है तो हम ये वाला पढ़ लेते हैं। आप जब तक एक सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे, राजस्थानी शैली, फिर मेवाड़ शैली, फिर मारवाड़ शैली, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, तब तक चीज़ों को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। जैसा कि आप ऐसे बीच बीच से पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप मारवाड़ शैली पढ़ ले रहे हैं, मेवाड़ शैली को आपने नहीं पढ़ा, राजस्थानी शैली को नहीं पढ़ा, तो आप चीज़ों को उतना अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। पढ़ तो लेंगे ही, याद भी कर लेंगे हो सकता है, लेकिन अगर समझदारी डेवलप करनी हो, समझना हो टॉपिक को, तो आपको एक सीक्वेंस में उस टॉपिक को पढ़ना ही पढ़ना होगा। अब देखिए जैसे डिंगल भाषा है, मैंने लोक का मतलब बहुत अच्छे तरीके से पीछे की वीडियो में समझाया है। तो हेम कवि जो है, इनकी पुस्तक है गुड़ भाषा, जिसको इन्होंने डिंगल भाषा में लिखा है। ये एक लोक भाषा थी। अब देखते हैं केशव दास, इनकी पुस्तक है रूप गुड़ रूपक। इसको भी इन्होंने डिंगल भाषा में लिखा है, जो मारवाड़ शैली के शासक गज सिंह के राज वैभव को इसमें इन्होंने बताया है। रूप केशव दास जी ने अपनी पुस्तक गुड़ रूपक में, जो कि 1624 ईस्वी में इन्होंने लिखी, ये जो है मारवाड़ शैली के शासक गज सिंह के राज वैभव पर आधारित है। यानी कि जो गज सिंह हैं, मारवाड़ शैली के शासक, इनका जो राज वैभव था उसके बारे में गुड़ रूपक में बताया गया है। और इसको लिखा किसने है? केशव दास ने। और कब लिखा है? 1624 ईस्वी में लिखा। और किस भाषा में लिखा है? तो डिंगल भाषा में लिखा है, जो कि एक लोक भाषा थी। अब अगले राइटर को अगर देखें तो मतीराम हैं। अगले राइटर मतीराम हैं और इनकी पुस्तक है रसराज। इसमें जो है केशवदास भी शामिल हैं, दोनों लोग मिलके इस पुस्तक को लिखे हैं। इसमें केशवदास भी शामिल हैं। मतीराम और केशवदास की पुस्तक है रसराज। आपके ऑप्शन में मतीराम भी दे सकता है, केशवदास भी दे सकता है, दोनों का नाम भी दे सकता है। तो रसराज को किसने लिखा है? केशवदास और मतीराम ने संयुक्त रूप से लिखा है। अगली पुस्तक आपकी है गीत गोविंद। इसको किसने लिखा है? जयदेव ने लिखा है। अब आज भी आपको 2 नोट मिल रहे हैं। नोट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको पता ही है। तो देखते हैं पहला नोट क्या है। समस्त राजस्थानी शैली में सर्वाधिक ढोला मारू का चित्रण जोधपुर शैली से ही प्राप्त होता है। जितनी भी राजस्थान की शैलियाँ हैं, जो प्रमुख 4 उपशैलियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है सबसे पहली वाली वीडियो में, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढार शैली, हड़ौती शैली, उन चारों की भी उपशैलियाँ जो हैं, सभी को मिलाकर अगर देखा जाए तो ढोला मारू का सर्वाधिक चित्रण जो है जोधपुर शैली से ही मिलता है। यानी जो ढोला मारू का चित्रण तो सभी शैलियों में मिलेंगे, लेकिन सर्वाधिक चित्रण की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक चित्रण जोधपुर शैली में हुआ है ढोला मारू ग्रंथ पर। अगला पॉइंट है, जोधपुर को ब्लू सिटी या सन सिटी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी या सन सिटी के नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।